Good morning. I am Pratima Kumari from Department of Botany. Today I discuss about the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. पिछले कुछ क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स. सपोज कि न्यूक्लियस था, क्लोरोप्लास्ट था, क्रोमोजोम्स था, रिबोसोम्स था, लाइक दिस. तो आज हम लोग थोड़ा सा सेल टाइप्स के बारे में जान लें. सेल टाइप्स, ये जो टॉपिक है हम लोगों का सेमेस्टर 2 MJC प्लस MIC दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो हमारा सेल मेनली दो टाइप्स का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल हमारा प्रिमिटिव सेल है, यूकैरियोटिक सेल हमारा एडवांस सेल है. प्रोकैरियोटिक सेल पहले आया, धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया, उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स ऐड होते गए, उसका फंक्शंस कुछ स्पेसिफिक होता चला गया, तो वो हमारा धीरे धीरे करके यूकैरियोटिक सेल के कैटेगरी में आता चला गया. एवोल्यूशन का प्रोसेस चला, लंबा चला. प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ही ऑर्गेनल्स थे, कुछ ही शॉर्ट सा स्ट्रक्चर था, और उन्हीं सारे स्ट्रक्चर से सारा सेल का फंक्शन मेंटेन हो जाता था. धीरे धीरे जब यूकैरियोटिक लेवल में आए हम लोग, तो सभी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर सब आता चला गया. तो अब जैसे कि क्लोरोप्लास्ट आया अलग से, फिर मान लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया आया, न्यूक्लियस बिल्कुल मेम्ब्रेन बाउंडेड आया, रिबोसोम्स हमारा एडवांस होके ATS टाइप का हो गया. तो ये सब चीज़ें यहाँ से वैरी करता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से. तो अब है कि हम लोग थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी जान ले कि इसमें कौन सा सेल आता है, किस टाइप का चीज़ आता है. तो हम लोग ये जनरली सुनते हैं बैक्टीरियल सेल के बारे में. बैक्टीरियल सेल हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का ही एग्जाम्पल है. तो क्या कहते हैं कि हमारा ये जो बैक्टीरियल सेल भी, बैक्टीरिया भी है, उसका भी 2 टाइप्स था. ठीक है. 2 टाइप्स में एक है यू बैक्टीरिया और दूसरा है हमारा आर्की बैक्टीरिया, जिसमें कि आर्की बैक्टीरिया हमारा प्रिमिटिव था. उसके बाद हमारा जो नॉर्मल कंडीशंस में हमारे आसपास के ये सराउंडिंग्स में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो हमारा यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया बिल्कुल एडवर्स कंडीशन में, बिल्कुल हार्श क्लाइमेट में रहने वाला था. सपोज कि उसके अंदर का कैटेगरीज है मिथेनोजेंस है, हेलोफाइल्स है, थर्मोएसिडोफाइल्स है. तो वो सब एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करते थे, जिसका एक खास वजह था कि उसके सेल वॉल में एक खास स्ट्रक्चर पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होता था, जो उसको उस एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव होने में हेल्प करता था. और हमारे जो ये यू बैक्टीरिया जो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में रहते हैं, उसमें उसके सेल वॉल में वो चीज़ होने का ज़रूरत नहीं है उसको, क्योंकि उतने एडवर्स कंडीशन में रहने की ज़रूरत नहीं, ना उतने बहुत ज़्यादा गर्मी में, ना बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में, ना बहुत ज़्यादा मीथेन वाले कंडीशन में. तो इसके सेल वॉल में वैसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होता है. तो अब थोड़ा सा हम इस नॉर्मल बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लें. तो सबसे बाहर की तरफ तो इसका सेल वॉल ही होगा. सेल वॉल हुआ. सेल वॉल हमारा प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग हार्ड होता है. ठीक है. इसके आउटर सरफेस पे हमारा ये पाइलस और फिमरी ये सब अटैच होता है, जो कि बैक्टीरियल सेल को बाहरी किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होकर रहने में हेल्प करता है. एक स्ट्रक्चर इसका फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला जो कि इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है. अब है उसके अंदर का स्ट्रक्चर, उसके सेल वॉल के बाद का अंदर की तरफ उसके सेल मेम्ब्रेन आता है. सेल मेम्ब्रेन है हमारा उसके अंदर का स्ट्रक्चर. सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसका जो अंदर की तरफ कई सारा इनफोल्डिंग्स होता है, ऐसे यहाँ ये सब जो देख रहे हैं अंदर की तरफ बेंड करके इनफोल्डिंग होता है, जो कि उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करवाता है. और इंक्रीज करवाने इसमें चूँकि तो कई अलग सारे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है रेस्पिरेशन के लिए, क्लोरोप्लास्ट है वो हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए, वो सब चीज़ नहीं, बस इसका जो इनफोल्डिंग बेंड करके ये स्ट्रक्चर बनाता है, यही सब सारे चीज़ उन सब फंक्शंस को कंट्रोल करता है. अब जो इसका मेम्ब्रेन है, सपोज कि ये इस तरह से बेंड किया यहाँ पे, तो ये एक इसको क्रोमेटोफोर कहते हैं. क्रोमेटोफोर है जो कि जिसमें पिगमेंट्स पाया जाता है हमारा, ये जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस वाले काम में हेल्प करता है. हेल्प किया इसको हम लोग क्या नॉर्मली क्या कहते हैं, इसको क्या देते हैं क्रोमेटोफोर को पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर. वो हो गया. ये हमारे ग्रीन सेल्स में, ग्रीन बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रेन एल्गीज में पाया जाता है इस तरह का. ये हो गया.
और दूसरा ये काम करवाता है रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और सिक्रीशन में भी ये हमारा इनफोल्डिंग्स इस तरह के जो मेसोसोम्स है वो हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक स्ट्रक्चर होता है कि जो न्यूक्लियस तो इसका मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, बिल्कुल खुला ओपन सा एक न्यूक्लियोइड बॉडी होता है, वो हुआ। उसके अलग एक प्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है, वो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही है। वो कई सारे कैरेक्टर्स को अपने आप में कंज्यूम करता है। इसका अंदर इसको प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। ये हमारे सेक्सुअल साइड में फर्टिलिटी में हेल्प करता है, प्लाज्मिड जिसको कहते हैं। ये हमारे बायोटॉक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज़ को जानेंगे डिटेल्स में। दूसरा है ये रेसिस्टेंस का काम करता है, जिसको कि आर प्लाज्मिड कहते हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग का काम करता है, जिसको कि टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। और ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये अपने आप में होता है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है कि इसके अंदर रिबोसोम्स जो है हमारा, पहले भी हम लोग बोल चुके हैं इसको कि 70s टाइप का होता है। यूकैरियोटिक सेल में TS टाइप का हुआ, यहाँ पे 70s टाइप का होता है। रिबोसोम्स का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो ये बैक्टीरियल सेल अपना 70s रिबोसोम्स के ही द्वारा अपना प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये इसका जो 2 सब यूनिट होता है 40 और 30 का होता है, इस 70s वाले का 40 और 30 का हुआ। अब प्रोटीन सिंथेसिस का काम तो हमारे यूकैरियोटिक सेल में ऐसे होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एंजाइम को डीएनए को टच किया, उसके बाद हेलिक्स खुलता है, फिर जाके वो अपना न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आता है और मैसेंजर आरएनए के रूप में ये जो स्ट्रक्चर है मैसेंजर आरएनए हुआ, ये इसके पर रिबोसोम्स फिट होते हैं और फिर प्रोटीन सिंथेसिस का काम सॉल्व होता है। यहाँ पे वही काम 70s रिबोसोम्स के द्वारा होता है, वो चीज़ हो गया। और तब है कि इसका न्यूक्लियोइड बॉडी होता है। साइटोप्लाज्मिक ये जो डीएनए है उसके अलग एक न्यूक्लियोइड बॉडी, बिल्कुल एक गुच्छा सा होता है डीएनए का, जिसको कि हम लोग प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं और इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। 04 भी कहते हैं। ये भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर ही है। बस फ़र्क इतना ही है कि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में एक पैकेजिंग मटेरियल भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे नहीं होता है। इसको कोई पैकेजिंग प्रोटीन की भी ज़रूरत नहीं होती है। ऑल्सो नोन एज, इसलिए इसको नेकेड डीएनए भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज नेकेड डीएनए, क्योंकि इसको कोई पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बस एक ये स्ट्रैंड के धागे सा ये बिखरा सा पड़ा रहता है। यही चीज़ हमारा यूकैरियोटिक सेल में जाके बिल्कुल ये एडवांस सा बिल्कुल कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि वो जो धागा है उसके पास हिस्टोन प्रोटीन आ जाता है, पैकेजिंग मटेरियल आ जाता है, और वो एक बिल्कुल स्ट्रक्चर एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर उसका बन जाता है। यहाँ थोड़ा सा प्रिमिटिव सा स्ट्रक्चर रहता है, चूँकि ये प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ वो स्ट्रक्चर बिल्कुल डेवलप्ड नहीं होता। ये चीज़ हो गया। अब इंक्लूजन बॉडीज़ होते हैं इसमें। ये जो है इंक्लूजन बॉडी थोड़े थोड़े इसके साइटोप्लाज्म चूँकि मेन एरिना है किसी भी सेल के अंदर का, जहाँ की सारा फंक्शन और सारा ऑर्गेनल मौजूद होता है। तो इंक्लूजन बॉडीज़ में हमारा है कि रिजर्व फूड हुआ, स्टार्च के रूप में, फैट के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ये सब चीज़ रहता है। तब एक चीज़ होता है कि इसके अंदर छोटा छोटा बबल लाइक स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि पानी में रहते हैं, तो पानी में रहने के लिए उसको फ्लोटिंग करने के लिए बायोंसी का फोर्स चाहिए। तो ये जो गैस वैक्यूल्स है इसको बायोंसी प्रोवाइड करते हैं। ये सब जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखता है बायोंसी करते हैं, और वो पानी में ऊपर की तरफ थोड़ा फ्लोट करता रहता है और उसके सरफेस पे रहता है। ये चीज़ हो गया। ये सब चीज़ कुछ हमारा स्ट्रक्चर हो गया हमारे बैक्टीरियल सेल का। और डिफरेंस भी हम लोग इसी बीच जान गए थोड़ा सा, क्या क्या प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर का डिफरेंस है। यूकैरियोटिक हमारा एडवांस स्ट्रक्चर हो गया और प्रोकैरियोटिक सेल हमारा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर हुआ। ओके।